In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear viewers, how are you all? I hope that you are in good health. So today we are going to talk about Shooting an Elephant by George Orwell. And let's talk about his biography first. His real name was Eric Arthur Blair and his pseudonym was George Orwell. He was using this name to write his writings and published by this name. And he was born in Bengal, India, and died in London, England. He was an English novelist, essayist, and critic famous for his novel. He is famous for his novel Animal Farm in 1984. Animal Farm is a famous novel. You might have heard about that. So let's talk about his essay, which is included in our course, Shooting an Elephant. But first of all, I will tell you about the background of this essay, which is that this essay was set in Burma, a Southeast Asian country, now known as Myanmar. Myanmar अब new name है इसका. And in a series of wars in the 19th century, the British gained control of Burma. जिस तरह से बड़े सगीर पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, इसी तरह से म्यांमार और बर्मा पर भी कब्जा हो गया था और वहाँ पर रूल करते थे. All of the Burmese resented British rule because they did not like the political and religious freedom that is being hindered by them. There was a lack of political and religious freedom. तो इस वजह से they did not like the power of British people. And he was appointed as a police officer at the age of 19, George Orwell. तो उसका जो experience जहाँ पर जो गुजरा बर्मा में उसके बारे में ये ऐसे है. So let's talk about the text. I will tell you each and every detail line by line. In Molmin in Lower Burma, I was hated by a large number of people. The only time in my life that I have been important enough for this to happen to me. जब वो यहाँ पर आया बर्मा में, उसको ये एहसास है कि वो ब्रिटेन से बिलोंग करता है. तो काफ़ी लोग उसे लाइक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कंट्री में भी अगर कोई आ जाए अथॉरिटी जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया हो, हमें रूल करता हो, हम भी उसे पसंद नहीं करेंगे डेफिनेटली. इसी तरह से जो बर्मन लोग थे, बर्मीज लोग थे, उनको वो पसंद नहीं था जॉर्ज ऑरवेल. तो जब उसकी ये जॉब अपॉइंट हुई थी यहाँ पर, इट वाज एन इम्पोर्टेंट टाइम फॉर हिम. फिर क्या हुआ, आई वाज सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द टाउन. अब उसकी जो जॉब थी वो क्या थी, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर. तो क्या था उसका काम, एंड इन एन एमलेस पेटी काइंड ऑफ वे एंटी यूरोपियन फीलिंग वाज वेरी बिटर. एंटी यूरोपियन कैसे, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स, हेट्रेड टुवर्ड हिम. उसको हेट्रेड ही मिला बर्मन लोगों से और उसके लिए बहुत बिटर फीलिंग थी. नो वन हैड द गट्स टू रेज अ राइट. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फसाद बर्पा करे, लेकिन उन्होंने क्या किया. बट इफ अ यूरोपियन वुमन वेंट थ्रू द बाजार्स alone, somebody would probably spit beetle juice over her dress. लेकिन अगर एक यूरोपियन वुमन जाएगी बाजार में तो डेफिनेटली कोई ना कोई बर्मन में से उसके ड्रेस के ऊपर जूस फेंक देगा, उसकी ड्रेस खराब कर देगा अपना गुस्सा निकालने के लिए. एज अ पुलिस ऑफिसर आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट एंड वॉज बेटेड वेन एवर इट सीम्ड सेफ टू डू सो. जब भी उन्हें मौका मिलता, जॉर्ज ऑरवेल तो पुलिस ऑफिसर था, जब भी बर्मन लोगों को मौका मिलता था वो क्या करते थे, उसको जानबूझकर टॉन्ट करते थे उसके ऊपर. और उनको वो तभी टॉन्ट करते थे जब उनको ये सेफ लगता था कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, हमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा. इस सिचुएशन में उसके ऊपर टॉन्टिंग करते होते थे. When a nimble Burman tripped me up on the football field and the referee looked the other way. अब यहाँ पर एक इंसिडेंट की बात हो रही है. फुटबॉल फील्ड थी और यहाँ पर क्या हुआ, जॉर्ज ऑरवेल भी था यहाँ पर. तो यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ, एक निम्बल बर्मन था, उसने क्या किया, उसको जोर से धक्का दिया फुटबॉल फील्ड में. और जो रेफरी है, रेफरी ने क्या किया, उसने देखा तो है लेकिन वो मुड़ गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली ऐसे जैसे ही हैज नॉट सीन द एक्शन दैट इज बीइंग डन बाय द बर्मन, और वो उसने इग्नोर कर दिया. द क्राउड येल्ड विद हिडियस लाफ्टर. उनके लिए तो तमाशाई था ये, बहुत हंसने लग गए.
इतना उन्होंने तमाशा बनाया जॉर्ज ऑरवेल का। दिस हैपेंड मोर देन वंस, और ये कोई एक पहली बार नहीं है, ऐसा ऐसा काफी बार हो चुका है। In the end, the sneering yellow faces of young men that met me everywhere, the insults hooted after me when I was at a safe distance. अब जब भी उनको ऐसी कोई जगह मिलती जहां पर उन्हें लगता कि कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा, तो उसकी इंसल्ट करते थे, हूटिंग करते होते थे, बहुत उसको टॉर्चर किया। गॉट बैडली ऑन माई नर्व्स, और अब उसकी मेमोरी में बहुत बुरी तरह से बैठ गया था ये सब कुछ। द यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट वर द वर्स्ट ऑफ ऑल। अब सबसे बुरा कौन था? यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट। अब जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट होते हैं उनकी अपनी ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब जॉर्ज ऑरवेल के लिए तो ये बहुत बुरे थे, यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट। There were several thousands of them in the town, and none of them seemed to have anything to do except stand on street corners and jeer at Europeans. काफी ज्यादा लोग थे टाउन में, लेकिन और उनका और कोई काम नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़े होकर हूटिंग करना और टॉन्ट करना यूरोपियंस के ऊपर, और उनका और कोई भी काम नहीं था, कोई मकसद नहीं था उनका। मोकिंग करते थे यूरोपियंस को। ऑल दिस वॉज परप्लेक्सिंग एंड अपसेटिंग, और इसके लिए बहुत मायूस कुन था, और वो बहुत परेशान होता था इस सब से। For at that time, I had already made up my mind that imperialism was an evil thing, and the sooner I chucked up my job and got out of it, the better. अब इसमें फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं। उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि इम्पीरियलिज्म जो है वो बहुत ही ईवल थिंग है, बहुत बुरी चीज है। और जब उसको ये चीज रियलाइज हुई, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी। अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज है? इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद का एरा। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनीज बनाना। ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन के जो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, वो कॉलोनीज बना देते हैं काफी कंट्रीज में। तो जब वो उस कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, वहां पर कॉलोनीज के अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। It means that they are not present in that country, but we are following their mindset, we are following their rules and regulation. This is called imperialism. अब उसको इस बात का एहसास हुआ कि imperialism तो बहुत ही evil thing है, like a devil. और फिर क्या हुआ? Theoretically and secretly, of course, I was all for the Burmese and all against their oppressors, the British. लेकिन बर्मीज के लिए वो क्या था? ओप्रेसर था, क्योंकि वो बिलोंग ही ब्रिटेन से करता है, तो उनके लिए तो फिर ओप्रेसर ही होगा। और ओप्रेसर कौन है? ब्रिटिश हैं, उन्होंने जुल्म किया है सबके ऊपर। एज फॉर द जॉब आई वॉज डूइंग, आई हेटेड इट मोर बिटरली। अब जो उसकी जॉब थी उसको खुद भी नहीं पसंद थी। देन आई कैन परहैप्स मेक क्लियर, इन अ जॉब लाइक दैट यू सी द डर्टी वर्क ऑफ एम्पायर एट क्लोज क्वार्टर्स। अब वो क्या बोल रहा है? जब 19 एज में जब उसकी ये जॉब लगी थी, तो वो कह रहा है कि मुझे क्या कुछ देखने को मिलता था। एम्पायर, जो एम्पायर काम करता था, उसका काम मुझे क्लोजली देखने को मिलता था। द रेचिड प्रिजनर्स हर्डलिंग इन द स्टिंकिंग केजेस, जो प्रिजनर्स होते थे उनकी क्या हालत होती थी, मुझे वो सब देखने को मिलता था। लॉकअप्स में, लॉकअप्स इज ऑल्सो लाइक अ प्रिजन। द ग्रे क्राउड फेसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, द स्केर्ड बटक्स ऑफ द मैन who had been poked with bamboos. अब जो लोग सजा के काबिल होते हैं उनको स्टिक से मारा जाता था, वो सब भी जॉर्ज ऑरवेल देख सकता था। All these oppressed me with an intolerable sense of, और इस सब ने मुझे बहुत परेशान किया। उसके माइंडसेट और उसकी मेंटालिटी बहुत चेंज होगी इस वजह से। But I could get nothing into perspective, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। I was young and ill educated. अब जाहिर सी बात है 19 एज में था वो, और ill educated इसलिए भी क्योंकि he has studied in boarding school, and I had to think out my problems in the utter silence. और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल खामोशी में उनके बारे में सोचता था, अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचता था, और जो प्रॉब्लम्स अदर इंग्लिश मैन की होती थी, मतलब उसके अलावा और भी इंग्लिश मैन ईस्ट में आए थे जॉब के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी वो सोचता था। आई डिड नॉट इवन नो दैट द ब्रिटिश एम्पायर इज डाइंग। मुझे ये नहीं पता था कि ब्रिटिश एम्पायर मरने लगा है। स्टिल लेस डिड आई नो दैट इट इज अ ग्रेट डील बेटर देन द यंगर एम्पायर्स दैट आर गोइंग टू सप्लांट इट।
लेकिन मुझे इतना पता था कि उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जॉब है, उससे रिप्लेस करेंगे. All I knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served at my age against the evil-spirited little beast who tried to make my job impossible. With one part of my mind, I thought of the British Raj as an unbreakable tyranny. अब उसको जो जिस एरिया से वो बिलोंग करता है उसे अब खुद भी एहसास हो गया कि वो अनब्रेकेबल टायरनी है, जुल्म कर रहे हैं वो बर्मन के ऊपर. एज समथिंग क्लैम्प्ड डाउन इन सेक्यूला सेक्लोरम. Now this is a German phrase and it expresses the idea of eternity. मतलब क्या है इसका कि forever and ever. Like the unbreakable tyranny of British people will remain forever and ever. It's a truth और अभी भी है. Upon the will of prostrate people, with another part I thought that the greatest joy in the world would be to dive a bayonet into a Buddhist priest's guts. अब वो ये क्या बोल रहा है कि मेरे लिए जिंदगी की सबसे अजीम खुशी क्या होगी कि मैं बेयोनेट लेके आऊं. बेयोनेट मीन्स अ राइफल एंड उसके फ्रंट पार्ट के ऊपर नाइफ की तरह एक इंस्ट्रूमेंट लगा हो. लाइक आपके माइंड में इमेजिनरी एक ऑब्जेक्ट आ ही गया होगा, आई थिंक सो. वो चाहता है कि बुद्धिस्ट प्रीस्ट में डाल दे, मतलब उसको मार दे. और ये इसके लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट जॉय होगी, दुनिया की सबसे अजीम खुशी इसे मिलेगी जब वो ऐसा करेगा. फीलिंग्स लाइक दीज आर द नॉर्मल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म. और ये तो नॉर्मल फीलिंग्स हैं. आस्क एनी इंडियन ऑफिशियल इफ यू कैन कैच हिम ऑफ ड्यूटी. आप किसी भी एंग्लो इंडियन ऑफिशियल से पूछ सकते हैं जब भी आपको वो नजर आए, जब वो ड्यूटी नहीं कर रहा, मतलब ऑफ टाइमिंग में आप उससे पूछ सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अपकमिंग इंसिडेंट. और ये पोनी है तो ये हॉर्स ही, इसको हम हॉर्स बोलते हैं, लेकिन जो स्मॉल हॉर्स होता है उसको हम पोनी बोलते हैं. एंड ही इज जॉर्ज ऑरवेल सिटिंग ऑन अ पोनी. अब जो इंसिडेंट आगे बयान होगा नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें क्या है कि एक एलिफेंट है, वो तबाही मचा रहा है और जॉर्ज ऑरवेल को फोन आती है कि एक एलिफेंट है और वो तबाही मचा रहा है और आप आए, कब तक आएंगे और सेव करेंगे इस कम्युनिटी को. तो फिर वो जल्दी से पोनी के ऊपर बैठकर और रवाना हो जाते हैं एलिफेंट को ढूंढने. एंड many of the crowd is also following him, as you can see in the picture. There are many of the crowds, old people, young and children as well. All of the people are following him. Now moving toward the next slide. One day something happened which in a roundabout way was enlightening. एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही जानने वाला है, जिससे आपका माइंड इनलाइटन हो जाएगा, आपको नॉलेज मिलेगा. इट वॉज अ टाइनी इंसिडेंट इन इटसेल्फ बट इट गेव मी अ बेटर ग्लिम्स देन आई हैड बिफोर ऑफ द रियल नेचर ऑफ इंपीरियलिज्म. है तो ये छोटा सा ही इंसिडेंट, लेकिन इसने जो रियल नेचर ऑफ इंपीरियलिज्म है उसको शो करवाया है. इंपीरियलिज्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस से रिलेटेड इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. The real motives for which despotic governments act. Each early one morning, the sub-inspector at a police station the other end of the town rang me up on the phone and said that an elephant was ravaging the bazaar. अब इंसिडेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक दिन क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर ने कॉल की जॉर्ज ऑरवेल को कि एक एलिफेंट है वो बाजार में बहुत हल्ला मचा रहा है, बहुत तहस नहस कर रहा है, हर चीज को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है. Would I please come and do something about it? क्या मैं आ सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ इस बारे में? I did not know what I could do. मैं तो नहीं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, but I wanted to see what was happening and I got onto pony and started out. उसको ये पता तो नहीं था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन वो ये देखना जरूर चाहता था कि है क्या चीज, क्या हो रहा है. और वो क्या हुआ, पोनी के ऊपर बैठकर चला गया. I have given you a picture to see in the previous slide that what was pony. Pony is a small horse. I took my rifle, an old 44 Winchester, and much too small to kill an elephant. अब उसने राइफल ली और राइफल भी ऐसी कि एलिफेंट को किल करने के लिए तो वो बहुत ही छोटी थी. बट आई थॉट द नॉइस माइट बी यूजफुल इन टेररिज्म. लेकिन उसको ये लगा था कि जब मैं राइफल चलाऊंगा तो उसकी जो नॉइस होगी वो डरा देगी शायद एलिफेंट को. वेरियस बर्मन स्टॉप मी ऑन द वे. काफी जो बर्मन लोग थे उन्होंने मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की एंड टोल्ड मी अबाउट द एलिफेंट्स डूइंग. और उन्होंने बताया कि वो एलिफेंट क्या कर रहा है.
बहुत ही तबाही और बर्बादी मचा रहा है। इट वॉज नॉट ऑफ कोर्स अ वाइल्ड एलिफेंट, एक वहशी किस्म का एलिफेंट तो नहीं था, बट अ टेम वन विच हैड गॉन मस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सुधरा हुआ था, लेकिन असल में उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ क्या हुआ है? इट हैड बीन चेन्ड अप, वो बंधा हुआ था, एज टेम एलिफेंट्स ऑलवेज आर व्हेन देयर अटैक ऑफ मस्ट इज ड्यू, बट ऑन द प्रीवियस नाइट इट हैड ब्रोकन इट्स चेन। लेकिन लास्ट नाइट क्या हुआ, उसने अपनी चेन तोड़ दी। असल में वो बिल्कुल ठीक था, सुधरा हुआ था जब वो बंधा हुआ था, लेकिन उसने अपनी चेन तोड़ दी और भाग गया। इस मह आउट क्या होता है? ओनर ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट को पालते हैं। द ओनली पर्सन हु कुड मैनेज इट, जो इसको मैनेज कर सकता था व्हेन इट वाज इन दैट स्टेट, हैड सेट आउट इन परसूट, वो भी इसका पीछे करने लग गया, बट हैड टेकन द रोंग डायरेक्शन। लेकिन उसने क्या किया, उसने रोंग डायरेक्शन ली और वो कहीं और पे चला गया, और इतने ज्यादा डिस्टेंस पे आगे चला गया कि उसको पता ही नहीं कि एलिफेंट कहाँ है। मतलब एलिफेंट की डायरेक्शन कुछ और है, और जो मैं आउट की डायरेक्शन जो है वो कुछ और है। डिफरेंट डायरेक्शंस में थे दोनों, इसलिए वो उसको ढूंढ ही नहीं पाए। The Burmese population had no weapons and were quite helpless against it. अब बर्मन के जो लोग हैं, बर्मीज उनको बोलते हैं, उनके पास कोई वेपन ही नहीं थे, बिकॉज इट वॉज अ पुअर कंट्री और इट वॉज अ पुअर स्टेट एज वेल, और वो बिल्कुल हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सकते थे इसके बारे में। इट हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड समबडीज बैम्बू हट, उन्होंने उस एलिफेंट ने पहले ही किसी गरीब आदमी की हट को तबाह कर दिया था, झोंपड़ी को जो बैम्बू से बनी थी। किल्ड अ काऊ, काऊ को भी मार दिया, एंड रेडी सम फ्रूट स्टॉल्स एंड डिवोर्ड द स्टॉक, और जो फ्रूट स्टॉल्स था उसको खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और जो आधे फ्रूट खाने के थे उसको खा के और फेंक के खराब कर दिया। All of the destruction that is made by an elephant. Also, it had met the municipal rubbish van, and when the driver jumped out and took his heels, had turned the van over and inflicted violences upon it. Burmese sub-inspector and some Indian constables were waiting for me in the quarter when the elephant had been seen. अब क्या हुआ, उनको जब एलिफेंट नजर आया तो सब इंस्पेक्टर, जो बर्मीज के सब इंस्पेक्टर थे, वो जॉर्ज ऑरवेल का वेट कर रहे थे। इंडियन कांस्टेबल भी जॉर्ज ऑरवेल का वेट कर रहे थे कि वो कहाँ है, हमने तो उसे एलिफेंट की तलाश में भेजा है। इट वॉज अ वेरी पुअर क्वार्टर, लेब्रिंथ ऑफ स्क्वालिड बैम्बू हर्ट्स। अब जो लेब्रिंथ है, ये एक झोपड़ी ही होती है, लेकिन बहुत इरेगुलर टाइप सी बनी हुई होती है, थैश विद पाम लीव से बनी होती है, winding all over a steep hillside. I remember that it was a cloudy, stuffy morning at the beginning of the rains. जब वो घर से निकला था, मतलब हर्ट से निकला था, मॉर्निंग ऐसी थी, बिल्कुल फ्रेश एयर थी ही नहीं। अब अगर मॉर्निंग ऐसी गुजरेगी तो पूरा दिन ही ऐसा ही गुजरेगा, बेकार सा। We began questioning the people as to where the elephant had gone. अब वो सब क्वेश्चन करने लगे कि एलिफेंट किधर गया। एज यूजुअल फेल टू गेट एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, अब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली उन्हें। That is invariably the case in the East. A story always sounds clear enough at a distance, but the nearer you get to the scene of events, the bigger it becomes. Now, it's a very important quotation. It can be used in many places and in many interpretation इसकी काफ़ी निकाली जा सकती हैं। मतलब क्या है कि इसका, जब उनको उसको जॉर्ज ऑरवेल को बुलाया कि एलिफेंट मिल गया है, लेकिन जब वो करीब आया उनके, अब उसे पूछा एलिफेंट किधर है, कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं उन्हें। अ स्टोरी ऑलवेज साउंड्स क्लियर इनफ एट अ डिस्टेंस, दूर से जब हम देखें तो हमें क्लियर स्टोरी नजर आती है, चलो जी अब हमें शिकार मिल गया, हम इसको शिकार करने जाएंगे। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं आपको बिल्कुल वेग सी नजर आता है। मीन्स दैट अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप समझते हो ये तो बहुत इजी है इसको पाना, लेकिन जब आप उसके करीब होते हो, पाने के करीब होते हो, जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आपको फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है सब कुछ। Some of the people said that elephant had gone in one direction. आधे लोग कहते हैं कि वो इस डायरेक्शन में गया है, आधे कहते हैं वो दूसरी डायरेक्शन में गया है, और आधे कहते हैं कि इन्होंने एलिफेंट के बारे में कोई खबर सुनी ही नहीं है। I had almost made up my mind that the whole story was a pack of lies. अब उसे एहसास हो गया था कि ये स्टोरी जो है बिल्कुल झूठों का पैक है, मतलब बिल्कुल झूठी स्टोरी है, इसमें कोई सच्चाई की बात है ही नहीं। When we heard yells a little distance away, मतलब जो लोग थे ना वो ऐसे हंस रहे थे, ये देखो जरा, इसको एलिफेंट के लिए हमने बुलाया, एलिफेंट तो है ही नहीं। जिस तरह हमने झूठ वाली स्टोरी पढ़ी थी बचपन में, उसी तरह की अब इसको फील हो रहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ।
There was a loud scandalized cry of go away child, go away this instant. अब एक मदर थी, ओल्ड वुमेन भी कह सकते हैं, वो क्या बोली थी अपने बेटे को, जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी करो, जाओ यहाँ से अपने घर चले जाओ. With a switch in her hand came round the corner of her hut, violently shooing away a crowd of naked children. Some more women followed, clicking their tongues and exclaiming. Evidently, there was something that the children ought not to have seen. अब वहां पर कुछ ऐसा था जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए था. अब आगे जो होगा, जो बात होगी या जो ऐसा इंसिडेंट होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि ऐसा कुछ था जो कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना था उन्हें, ओल्ड वुमेन को. I rounded the hut and saw a man's dead body and sprawling in the mud. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जॉर्ज ऑरवेल ने क्या देखा, डेड बॉडी देखी एक बंदे की, और वो डेड बॉडी की हालत कैसी थी, स्पॉलिंग इन द मैड, मतलब बिल्कुल जमीन में फैली हुई थी उसकी बॉडी, उसके बाजू, उसके टांगे, एवरीथिंग वाज स्पॉलिंग इन द मैड. ही वॉज एन इंडियन, अ ब्लैक द्रविडियन कूली, और वो कूली था, ऑलमोस्ट नेकेड, एंड ही कुड नॉट हैव बीन डेड मैनी मिनट्स. अब वो मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो जैसे मरने लगा है. बहुत बुरी हालत थी उसकी. और हालत किसने की, एलिफेंट ने की, डेफिनेटली. लेट मी टेक आउट पेन. The people said that the elephant had come suddenly upon him round the corner of the hut, caught him with its trunk, put its foot on his back and ground him into the earth. अब क्या किया उसने, एलिफेंट ने हट के पीछे से आया और इस कूली की हालत खराब कर दी. ट्रंक से उसे कभी इधर घसीटा, कभी उधर घसीटा. और ओल्ड पीपल के अंदर इतनी पावर भी नहीं होती खुद को बचाने की. दिस वॉज द रेनी सीजन एंड द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट. अब वो था भी रेनी सीजन और ग्राउंड सॉफ्ट भी था. एंड इट्स फेस हैज सोर्ड अ ट्रेंच अ फुट डीप एंड अ कपल ऑफ यार्ड्स लॉन्ग. और क्या हुआ फिर वहां पर, अब बारिश हुई, बारिश की वजह से ग्राउंड नरम हो गया था. ग्राउंड नरम होने की वजह से क्या हुआ, उसका फेस नीचे धंस गया, मतलब कि एक खंदक सी बन गई. इसका फेस नीचे चला गया जमीन के अंदर. He was lying on his belly with arms crucified and head sharply twisted to one side. इसका उसका सर एक साइड पे था और आर्म्स उसके ऐसे लटके हुए, जिस तरह से क्रूसीफाई होते हैं, उसी तरह से उसके बाजू भी लटके हुए थे. His face was coated with mud. अब उसकी हालत तो ऐसी ही होनी थी कि फेस उसका मट्टी से भरा हुआ था. Eyes wide open, the teeth bared and grinning with an expression of unendurable agony. अब ऐसा ऐसा पेन उसे हुआ कि देखने में भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. कोई अगर देखे भी, उसकी भी हालत खराब हो जाए, तो फिर उस ओल्ड मैन की क्या हालत होगी. Never tell me, by the way, that the dead look peaceful. Most of the corpses I have seen looked devilish. अब यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल अपने कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे कभी नहीं बताना कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो पीसफुल नजर आते हैं, लेकिन कहता है मैंने जितने भी मरे हुए लाशें देखी हैं, मैंने जितनी भी लाशें देखी हैं, मुझे सब डेविलिश किस्म की नजर आई हैं. उनकी हालत इतनी बुरी कि उन्हें देखा भी ना जाए. The friction of the great beast's foot had stripped the skin from his back as neatly as one skins a rabbit. अब उसकी स्किन का क्या हाल किया उस एलिफेंट ने, उसकी स्किन ऐसे कर दी जैसे हम रैबिट के ऊपर से उसकी स्किन उतारते हैं, उसकी स्किन भी ऐसी ही होगी बूढ़े आदमी की. As soon as I saw the dead man, I sent an orderly to a friend's house nearby to borrow an elephant rifle. जैसे ही मुझे इस इंसिडेंट की खबर मिली, डेड मैन की खबर मिली, मैंने क्या किया, एलिफेंट राइफल मंगवाई अपने फ्रेंड के घर से. आई हैड ऑलरेडी सेंट बैक द पोनी. मैंने पहले ही उस जो छोटा सा घोड़ा था उसको मैंने पहले ही भेज दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पागल हो जाए इस खौफ से, और उसकी स्मेल, एलिफेंट की स्मेल सुन के वो पागल हो जाए और उसको डर लग जाए. एलिफेंट को, उसको छोटे हॉर्स को पहले ही भेज दिया था. द ऑर्डरली केम बैक इन अ फ्यू मिनट्स विद द राइफल एंड 5 कैट्रिजेस. अब जो ऑर्डर किया था जॉर्ज ऑरवेल ने, अब वो ऑर्डर पर अमल भी तो होना था. राइफल लेके आ गया उसका फ्रेंड और 5 कैट्रिजेस मतलब के बुलेट्स राइफल के अंदर. एंड मीनवाइल सम बर्मन्स हैड अराइव्ड एंड टोल्ड अस दैट द एलिफेंट वाज इन अ पैडी फील्ड्स बिलो. अब उन्होंने, कुछ बर्मन्स आए और उन्होंने क्या बताया कि एलिफेंट कहाँ है, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं या उसकी प्लेस बता रहे हैं कहाँ पर है, पैडी फील्ड्स में. पैडी फील्ड्स क्या होता है, जहाँ पर चावल उगने वाले होते हैं, फील्ड वेयर राइस इज ग्रोन.
only a few hundred yards away. As I started forward, practically the whole population of the quarter flocked out of the houses and followed me. जैसे ही मैंने अपनी डायरेक्शन को परस्यू किया, सारे लोग अपनी हट से बाहर निकल आए और मुझे फॉलो करने लगे. They had seen the rifle and were all shouting excitedly that I was going to shoot the elephant. और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा कि मैंने राइफल पकड़ी हुई है, इतनी एक्साइटमेंट के साथ वो शाउटिंग कर रहे थे और इतना खुश हो रहे थे कि मैं एलिफेंट को शूट करने जा रहा हूँ. They had not shown much interest in the elephant when he was merrily ravaging the hounds. जब वो उनके घर तबाह हो रहे थे तब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिए, लेकिन जब मैं उसे मारने लगा हूँ, जब उसकी किल करने लगा हूँ, तब तो वो बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. But it was different now that he was going to be shot. It was a bit of fun to them. उनके लिए तो ये बहुत हंसी मजाक वाली बात थी. As it would to be an English crowd. Besides, they wanted the meat. और क्योंकि उनको मीट चाहिए था. ये बात उन्हें बाद में पता चली. It made me vaguely uneasy. मुझे तो बहुत बेसुकूनी सी महसूस हो रही थी. I had no intention of shooting the elephant. मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं थी एलिफेंट को किल करने की, लेकिन I had merely sent for the rifle to defend myself. राइफल मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मैं खुद को डिफेंड करना चाहता था, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल was only 19 years of age. He was a teenager और उसके अंदर भी इतनी पावर नहीं होगी कि वो खुद को डिफेंड कर सके, इसलिए वो राइफल साथ लेके गए अगर एलिफेंट उन्हें कुछ कर दे तो. एंड इट इज ऑलवेज अननर्विंग टू हैव अ क्राउड फॉलोइंग. अब इंसान तो परेशान होता ही है जब उनके पीछे इतना ज्यादा क्राउड लगा हो और इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे रखी हुई हो काफी लोगों ने. अगर आप कुछ ना कर सको तो फिर आप अननर्विंग सा ही फील करोगे. आई मार्च डाउन द हिल लुकिंग एंड फीलिंग अ फूल. मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं फूल हूँ, पागल सा हूँ. विद द राइफल ओवर माई शोल्डर एंड एन एवर ग्रोइंग army of people jostling at my heels. At the bottom, when you got away from the huts, there was a metalled road, and beyond that, a mighty waste of paddy fields 1,000 yards across. अब क्या हुआ, जैसे जैसे ही वो रास्ते पे जा रहे थे, उनको सीन्स नजर आ रहे थे कि क्या क्या तबाही मचाई है एलिफेंट ने. अब जो पैडी फील्ड्स थी वो भी तबाह करके रख दी एलिफेंट ने. नॉट येट प्लॉट बट सोगी फ्रॉम द फर्स्ट रेन. वो उसके ऊपर हल नहीं चलाया गया, लेकिन वो नरम थी. जो बारिश हुई उसकी वजह से नरम थी, वो मट्टी थी राइस की. एंड डॉटेड विद कोर्स ग्रास. और जिस तरह से मिट्टी के ऊपर अगर बारिश हो तो वो डॉट डॉट से बन जाते हैं, इसी तरह वहां पर भी डॉट्स बने हुए थे. द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग 8 yards फ्रॉम द रोड, हिज लेफ्ट साइड टूवर्ड्स अस. हमारी साइड में उसकी लेफ्ट साइड थी. He took not the slightest notice of the crowd. उसको नहीं पता था कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है. अगर वो उसने देखा भी हो, लेकिन उसने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे पास कोई आ रहा है. He was tearing up bunches. उसकी अपनी एक्टिविटी जारी थी. क्या कर रहा था? वो टीयर कर रहा था, फाड़ रहा था ग्रास को मतलब घास को अपने खाने के लिए तैयार कर रहा था. बीटिंग दैम अगेंस्ट हिज नीज. अपनी नीज से वो उसको कुचल रहा था. टू क्लीन दैम एंड स्टफिंग दैम इनटू हिज माउथ, ताकि वो घास को साफ कर सके और अपने मुंह में डाल सके. Now this is the end of the video. I hope that you liked it, and if you like the video, then please let me know in the comment section below. I will upload the next part in the next video. Thank you and Allah Hafiz.